दोस्तों आज की वीडियो जरूर देखना। अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या आप साइट इंजीनियर भी हो तो आपके काफी काम ये वीडियो आने वाली है। क्यों काम आने वाली है? क्योंकि आज मैं आपको अप्रॉक्स 200 थंब रूल बताने वाला हूं जो आप साइट पे जाओगे या कोई भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, एक रफ एस्टिमेशन करते हो, उसकी हेल्प से वो हो जाएगा। मतलब जो भी थंब रूल मैं बताऊंगा उसकी हेल्प से आप एक रफ एस्टिमेशन कर सकते हो कि कितनी चीजें लगेंगी, पेंट, जो भी टोटल कंस्ट्रक्शन होती है किसी बिल्डिंग की, हाउस की, एक रफ एस्टिमेशन में बोल रहा हूँ। थंब रूल वही चीज है कि एक रफ एस्टिमेशन ले सकते हैं। थंब रूल बनते कैसे हैं? अगर मैं बात करूं पुरानी जो कंस्ट्रक्शन हुई होती है उनको मद्देनजर रख के वो डिसाइड किया जाता है कि अगर 1000 स्क्वायर फीट के 5 घर बनाए थे तो इसमें हमें 400 बैग सीमेंट लगे। तो नेक्स्ट जो 1000 स्क्वायर फीट का घर बनेगा तो उसमें भी 400 से 500 बैग ही लगेंगे। ये एक थंब रूल हो गया। तो ऐसे थंब रूल मैं आपको बताने वाला हूं, तो कंप्लीट वीडियो देखना। एक फ्री इंटर्नशिप इसको मैं बोलूंगा, फ्री वीडियो आपके लिए बोलूंगा, फ्री कोर्स आपके लिए बोलूंगा, क्योंकि 1 घंटे की ये वीडियो होने वाली है। इसमें आप टोटल थंब रूल सीख लोगे। पेंटिंग का सबसे पहले बाल पुट्टी जो की जाती है, ठीक है, बाल पुट्टी की अगर हम 2 कोट करते हैं तो उसमें हमारा पर केजी 14 से 15 स्क्वायर फीट हमारा वाल पुट्टी लगेगा। अगर 2 कोट करेंगे जो 1 केजी पाल पुट्टी हमारी 14 से 15 स्क्वायर फीट में हो जाएगी। और अगर हम 3 कोट करेंगे तो 8 से 12 स्क्वायर फीट पर केजी में हमारी हो जाएगी। इस पे हमारी वीडियो है एक पेंटिंग का, मैंने रेट एनालिसिस किया, आप देख सकते हो, उसमें पूरा आपको दिखेगा। जब हम प्राइमर करेंगे तो हमारा 1 लीटर प्राइमर 120 से 140 स्क्वायर फीट में हो जाता है। इससे क्या होगा, ये थंब रूल किस काम आएंगे आपको अगर रेट एनालिसिस करना है या एस्टिमेशन करना है साइट पे, तो आप इनके भरोसे इजिली कर सकते हो रफ एस्टिमेशन। पेंट जो रहता है हमारा, वो हमारा 2 कोट अगर हम पेंट करेंगे, 1 लीटर पेंट हमारा 70 से 90 स्क्वायर फीट में हो जाएगा, 2 कोट, ठीक है। जो लेबर रेट अभी नॉर्मली चल रहा है 10 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट पेंटिंग का खर्चा लेगा, वो आपको इजिली उधर मार्केट में मिल जाएगा। अगर बात करें हम प्लास्टरिंग की, तो जो हमारी एक्सटर्नल प्लास्टरिंग है उसमें हमारा सीमेंट लग जाता है, एक मिनट में लिख दूं यहाँ पे, 8 से 9 केजी पर स्क्वायर मीटर में हमारा सीमेंट लगेगा। देखो अगर ये हमारा 1 मीटर है, 1 मीटर, तो इसमें प्लास्टर करने के लिए हमें 8 बैग लगा लो सीमेंट हमारा लगेगा। अगर इंटरनल प्लास्टर है तो हमारा 4.5 केजी पर मीटर स्क्वायर हमारा सीमेंट लग जाता है। इसमें सैंड भी मिक्स होती है, लेकिन मैं जो सीमेंट की बात कर रहा हूँ वही है। नेक्स्ट जो बात है, 12 mm का प्लास्टिंग करेंगे 1:6 का, 10 मीटर स्क्वायर में आपको 2 मिस्त्री और 2 लेबर चाहिए होते हैं, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट चीज है हमारी, जो मैंने कहा था काफी इंपॉर्टेंट चीज है, डेमोलिशिंग। तो इसमें क्या है, अगर पीसीसी आपको तुड़वानी है, मतलब जो हमारा क्या होता है, पुराना घर हो गया है या कहीं आपने ठेका लिया है, तो वहां तोड़ने के लिए आपको ये काफी काम आएगा एस्टिमेट करने के लिए। देखो पीसीसी है 1:2:4 की है या 1:3:6 की है, और उस मटेरियल को उठा के 50 मीटर दूर रखना भी है जहां उसको सेट करना है। तो 1 MQ तोड़ने के लिए आपको 2 लेबर चाहिए, ठीक है, 2 मजदूर लगेंगे। आरसीसी है, उसको तोड़ना है, आरसीसी आपकी, उसको 50 मीटर तक उसका मटेरियल रखना है, तो 1 MQ तोड़ने के लिए 4 मिस्त्री चाहिए। और ये जो बता रहा हूं ये 8 घंटे का है, 8 घंटे उसको काम करेगा अगर वो है। नेक्स्ट ब्रिक वर्क है, अगर उसको देखो, जो साफ ईंट भी निकाल देनी है उसमें से, और जो कचरा होगा उसको 50 मीटर दूर भी रखना है अगर ब्रिक को तोड़ रहे हैं। 1 MQ तोड़ने में 2 लेबर लगेगा 8 घंटे के लिए। अगर देखो जो ब्रिक रहती है, मतलब उसमें मोटार वगैरह लगी है, उसको साफ करना है, उसके अच्छे से थप्पी लगानी है, तो उसमें आपका 10 MQ करने को आपके 4 मिस्त्री और 25 मजदूर उसमें आपके लग जाएंगे। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, जो ब्रिक वर्क है हमारा 9 इंच का या 230 mm बोल लो, उसको ब्रिक वर्क करने के लिए हमें 25 बैग लगते हैं पर MQ में सीमेंट, ठीक है। और अगर 5 इंच की हमारी दीवार करनी है, 6 बैग लगेंगे पर MQ में, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं ब्रिक वर्क। देखो पहले जो थंब रूल था वो अलग था, 2 से 3 और कई जगह ज्यादा भी होता है, लेकिन आप 7 से 7.5 स्क्वायर मीटर के लिए हमारे 1 मिस्त्री, 1 मैन हेल्पर, 1 वुमेन हेल्पर लग जाती है। 8 घंटे में वो ये करके आपको दे देगा, ठीक है। ये वेरी करता है, लेकिन इतना आप लेके चल सकते हो।
नेक्स्ट जो है ब्लॉक वर्क है, 12 स्क्वायर मीटर के लिए आपको एक मैसन, एक हेल्पर, एक वुमेन हेल्पर लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डैम प्रूफ कोर्स जो रहता है हमारा डीपीसी, 100 स्क्वायर मीटर होगा हमारा, तो उसमें हमारे 5 मैसन लग जाएंगे, 6 मजदूर। ये रफ एस्टिमेशन होता है, आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो या साइट के लिए एस्टिमेट कर रहे हो तो इसको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट ये देखो, जो मैंने बताया था, अगर आपको मतलब कॉन्ट्रैक्टर एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करना है तो आपको फायदा कैसे होगा। जहां आप कोई घर बना रहे हो तो 2-3 मंजिल का घर है, तो उसमें आप कैसे पैसा बचा सकते हो वो मैं बताने वाला हूं। देखो, जब भी आप घर बनाओ एज ए कॉन्ट्रैक्टर या खुद का घर बना रहे हो तो जो फ्लोर हाइट है वो मिनिमम रखनी है, मतलब 2.9 मीटर रख लो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक तो आपको नेक्स्ट जो स्टोरी होगा उसमें सामान चढ़ाना इजीली होगा, स्टेयर का साइज छोटा हो जाएगा, और भी काफी चीजें वेरी करेंगी। अगर दीवार छोटी हो जाएगी तो काफी सस्ता पड़ सकता है। फ्लोर टू फ्लोर अगर हाइट कम करते हैं तो काफी मतलब 50,000 रुपए का खर्चा आपका बच जाएगा अगर आपका डिप्लेक्स हाउस है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है, देखो जो फॉर्म वर्क आप यूज करते हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो, ऐसी फॉर्म वर्क बनानी है जैसे हमारी एमएस की हो गई, माइल्ड स्टील की शटरिंग हो गई, कॉलम का जो फ्रेम फॉर्म वर्क होगा वो एमएस का बना लो, जहाँ जो हमारा बॉटम रहता है बीम का वो बना लो, जहाँ जो हमारी प्लेट आएंगी स्लैब के लिए वो आपको हमेशा एमएस की रखनी है एज ए कॉन्ट्रैक्टर। और देखो, अगर आप घर बना रहे हो, डुप्लेक्स बना रहे हो, मतलब जो फॉर्म वर्क नीचे यूज की है शटरिंग मटेरियल वही ऊपर करो, उससे आपका खर्चा बचेगा। नेक्स्ट है यूज स्टैंडर्ड साइज कॉलम। देखो, अगर आप घर बना रहे हो जहां आप अभी कॉन्ट्रैक्टर के लिए सोच रहे हो तो एक साइज का कॉलम का रखना है हमेशा, मतलब जो हमारे स्क्वायर कॉलम होते हैं या रेक्टेंगल कॉलम, एक कॉलम पकड़ के चलना है। उससे क्या होगा, एक तो आपका जो फॉर्म वर्क मतलब जो शटरिंग होगा वो उसका खर्चा बचेगा, एक ही साइज रहेगा, और उसको आप रेपिडली घुमा सकते हो, मतलब एक कॉलम की या दूसरे में लगा दोगे, ऐसे ऐसे करके वो आपका खर्चा बचेगा और आपकी ज्यादा फॉर्म वर्क भी उसमें यूज नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, जो बीम बॉटम रहता है, बीम की डेप्थ जो उसकी लटक रहेगी वो सेम रखो हर एक के लिए, क्योंकि ये साइड आपकी वही हर जगह लग जाएगी, तो उसमें आपको ना बनाने का खर्चा पड़ेगा, ऐसे भी आपका खर्चा बचेगा। और जो बीम बॉटम होगा, अगर एक ही बीम बॉटम आपने रखा है तो पूरे में आपका वही बीम बॉटम लग जाएगा, इसमें शटरिंग का खर्चा बचेगा और आपका इसमें मुनाफा होगा। नेक्स्ट जो चीज है, बेसिक चीजें बता रहा हूं लेकिन ये आपके माइंड में रहेंगी तो आपको तुरंत कर सकते हो। यूज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इन कॉलम। देखो, अच्छी स्ट्रेंथ का कंक्रीट यूज करोगे M30 तो उसमें आपका कॉलम का साइज भी छोटा हो जाएगा, उसमें आपका स्टील भी कम लगेगा, तो ये चीजें बचती हैं। अगर कॉलम का साइज छोटा हो गया तो उसमें फॉर्म वर्क का खर्चा बचेगा और ऐसे भी कंक्रीट का खर्चा बचेगा। स्टील में अगर कम लगा तो उसमें आपका जो लेबर कॉस्ट जानी थी ज्यादा स्टील लगाने में वो भी बचेगी, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और ऐसे भी आपको कॉलम में हमेशा M30 कंक्रीट यूज करना है। नेक्स्ट जो चीज है, यूज हाई अर्ली स्ट्रेंथ कंक्रीट। देखो, हाई अर्ली स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करोगे अगर आप, तो उसमें क्या होगा, आपका शटरिंग का खर्चा बचेगा, मतलब जैसे ही वो कंक्रीट किया तो आप दूसरे या तीसरे दिन जैसे उसका टाइम पीरियड होगा उससे पहले वो शटरिंग खोल सकते हो और वो शटरिंग का खर्चा आपका बच जाएगा। वही शटरिंग आप आगे यूज कर सकते हो। अगर आप घर बना रहे हो तो उसी शटरिंग को वापस करके अपना पैसा बचा सकते हो। बाकी नेक्स्ट चीज है, यूज लोकली अवेलेबल मटेरियल। जो मतलब लोकल आपको मटेरियल मिलता है वही हमेरा कंस्ट्रक्शन में यूज करना है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर भी हो जहां अभी घर बना रहे हो तो हमेशा अपना लोकल मटेरियल यूज करो। अच्छी क्वालिटी उसमें भी आप चेक कर सकते हो खुद से भी, और ऐसे भी आपको उसके टेस्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं या ऐसे देखने से पता चल जाएगा कि मटेरियल अच्छा है या नहीं। नेक्स्ट चीज जो है, टाइल वर्क जो हम करते हैं उसमें हम सेरेमिक टाइल लगाएंगे अगर, तो उसमें हमारे 0.28 बैग पर स्क्वायर मीटर लगता है। अगर हम विट्रीफाइड टाइल फ्लोरिंग कर रहे हैं तो उसमें 0.28 बैग पर स्क्वायर मीटर लगता है। अगर डेडो कर रहे हैं, मतलब ये वॉल कर रहे हैं बाथरूम वगैरह की, उसमें हमारा 0.27 बैग पर स्क्वायर मीटर लगता है। मार्बल फ्लोरिंग हो गया तो मार्बल फ्लोरिंग में हमारा 0.3 बैग पर स्क्वायर मीटर हमारा लगता है। टोटल थंब रूल्स इन कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन में जो थंब रूल होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं, मतलब थंब रूल क्या है ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में भी, लेकिन थंब रूल इधर एक एग्जांपल लेके बता दूं कि क्या है। अगर कोई घर बन रहा है, ठीक है, हाउस,
तो उसमें लगा लो 3 घर बन रहे हैं। एक घर में सीमेंट लगा मतलब 560 बैग, 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर है, मतलब तीनों 1000 स्क्वायर फीट के घर है। एक में लगा 560 बैग लगे सीमेंट के, दूसरे में लगे 548 बैग, और तीसरे में लगे 601 बैग। ठीक है, ये 3 घर में सीमेंट बैग लगे। तो इसका थंब रूल हम कैसे बनाते हैं, मतलब ये हम क्या करेंगे, प्लस 458 प्लस 601 डिवाइड बाय 3, मतलब जो इसको करके मतलब डिवाइड करके वैल्यू आएगी लगभग कितनी आएगी आपकी 500, मतलब इतनी लगभग इतनी वैल्यू आएगी। ये हमारा थंब रूल बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब 3 घर को हम नोटिस करेंगे कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो मतलब सेम ही आ रहा होगा, तो जितने में मतलब वो वैल्यू आएगी वो हमारी थंब रूल बन जाएगी अगले काम के लिए। और थंब रूल इतना मतलब एस्टिमेटिंग में कोई डिफरेंट नहीं लाता है, थोड़ा ही फर्क पड़ेगा, एक दो नंबर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज के थंब रूल में मैं क्या क्या बताऊंगा, लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब किस काम के लिए कितनी लेबर चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए और कितनी लेबर चाहिए वो मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरा आ गया कोफिशिएंट पेंटिंग, मतलब पेंटिंग के लिए कोफिशिएंट होगा कि पॉइंट, जो भी मैं आगे बताता हूँ कोफिशिएंट क्या है, उसमें क्या करेंगे कोफिशिएंट से हम एरिया यहाँ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कितना पैसा लगेगा, कितनी लेबर लगेगी। तीसरा हमारा सीमेंट रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे हमारा होता है मिक्स डिजाइन 30 20 20, उन सब के लिए मैंने अलग अलग मैंने दे दिया कि इतना सीमेंट हमारे थंब रूल के हिसाब से लगेगा, M10 होगा, M15 होगा, 20 होगा, उसके हिसाब से लगेगा। और फिर है हमारा शटरिंग, स्टील, फ्लोरिंग एक्स्ट्रा, मतलब इनके बारे में सब बताया मैं, शटरिंग में क्या कितना क्या थंब रूल रहता है, स्टील में क्या है, फ्लोरिंग में क्या है, सबका। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले मैंने लिया ब्रिक वर्क। ठीक है, तो ब्रिक वर्क में हमारा कितने हमें लेबर चाहिए, मतलब हमारी क्वांटिटी अगर 200 m3, ये मैंने वीडियोस डाल चुका हूं, लेकिन इसमें मैं टोटल थंब रूल जो है वो बताऊंगा। तो हमारा एक मैसन और एक लेबर मिलके एक दिन में कितना खत्म करता है, कितना MQ, 1.25 MQ वो काम कर लेता है। अगर आपके पास 200 क्वांटिटी पता है तो आप डिवाइड करके सीधा इजीली निकाल सकते हो कि इससे हमारा इतने दिन जो 200 MQ है इतने दिन में हमारा खत्म हो जाएगा, और इजीली आप लेबर कॉस्ट ऐड करके निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो लिए है ना 8 आवर के लिए है। ठीक है, 8 आवर के लिए काम करेंगे तो एक मैसन की लेबर कितना ब्रिक वर्क कर लेंगे, 1.25 MQ। ठीक है, और वॉल प्लास्टरिंग, अगर वॉल को प्लास्टर करना है तो कितना चाहिए, एक मैसन और एक लेबर कितना स्क्वायर मीटर को काम कर लेते हैं, 10 स्क्वायर मीटर वो प्लास्टर कर लेते हैं अगर एक मैसन और लेबर होंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी होगी उसको डिवाइड करेंगे, आप इजीली पता चल जाएगा कितने दिन में। अगर आपका 1000 स्क्वायर मीटर प्लास्टर है तो करोगे 10 से डिवाइड करोगे तो 100, मतलब 100 दिन में एक मैसन और लेबर होगा वो कंप्लीट कर लेगा। अगर आपको मतलब वो जब काम जल्दी खत्म करना है तो आप मतलब 2 मैसन कर दोगे तो वो 50 दिन में हो जाएगा, 3 कर दोगे तो आपका 25 दिन में वैसे हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आ गया सीलिंग प्लास्टर, मतलब सीलिंग का प्लास्टर करना होगा तो जो छत का मतलब नीचे रूफ का रहता है उसमें कितना लगता है, एक मैसन और एक लेबर कितना 8 स्क्वायर मीटर एक दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको। अगर एक्सटर्नल मतलब जो प्लास्टरिंग मतलब घर के जो बाहर में रहते हैं, क्योंकि हाइट पे रहता है, थोड़ा रिस्की काम रहता है, तो उसमें कितना एक मैसन और एक लेबर एक दिन में कितना खत्म कर देते हैं, 8 स्क्वायर मीटर। ठीक है, दोनों मतलब दोनों में सेम टाइम लगता है। तीसरा आ गया हमारा कारपेंटर, एक स्किल्ड कारपेंटर और उसका हेल्पर दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 4 स्क्वायर मीटर, मतलब 4 स्क्वायर मीटर एक दिन में काम कर लेंगे वो। अगर आपका 20 स्क्वायर मीटर है तो डिवाइड कर लो, आपको इजीली वैसे ही सेम इंटरपोलेशन करनी है और इजीली आप निकाल दोगे। बार वेंडर जो रहता है हमारा, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड जो रहेगा, दिन में कितना काम कर लेगा, कटिंग बाइंडिंग वो 20 kg वो काम बाइंडिंग करके कंप्लीट कर सकता है, उसकी ये थंब रूल है उसमें। और जो टाइल वर्क रहेगा हमारा उसमें कितना काम निकाल देगा, एक मैसन और लेबर एक दिन में 10 स्क्वायर मीटर, मतलब 10 स्क्वायर मीटर एक दिन में मैसन और लेबर टाइल वर्क कर देगा। ये हो गया। अभी आ जाओ हमारा कंक्रीट, मतलब 0.038 MQ पर स्क्वायर फीट प्लान एरिया, मतलब जो हमारा प्लान रहेगा जितना मतलब 1000 स्क्वायर फीट है, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.38 से, हमें पता चल जाएगा कि इतना हमारा कंक्रीट लगने वाला है। ये वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ उस पर कंप्लीट, मतलब इस टॉपिक पे मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें मैं टोटल थंब रूल ले रहा हूँ।
तो वो आप वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इसमें क्या मैं सीधा बता देता हूँ, इस वैल्यू कांस्टेंट कोफिशिएंट को आप एरिया, अपना टोटल एरिया होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिल जाएगा कि आपको कितना कंक्रीट उसमें लगने वाला है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। दूसरा आ गया स्टील, मतलब हमारा स्टील कितना आएगा, 4.50 टू 5 kg पर स्क्वायर फीट। मतलब आपका अगर 1000 स्क्वायर फीट है घर, मतलब उस प्लान एरिया आपका घर का एरिया, तो 1 स्क्वायर फीट में कितना आपका टोटल स्टील लगेगा, 4 से 5 kg मतलब स्टील आता है। अगर मतलब ये है G+3 बिल्डिंग का, ठीक है, अगर मतलब ग्राउंड प्लस G वन है तो 2 से 3 kg हो जाता है थंब रूल। और अगर एक सिंगल बिल्डिंग है तो लगभग 1 से 2 kg आपका स्टील लगता है उसमें, ये ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला है हमारा शटरिंग, मतलब शटरिंग हमारी कितना अगर आपको एस्टिमेट करना है घर का, ये तीनों तो आपको जरूरी पहले, अगर आपको पता है कि 1000 स्क्वायर फीट का आप घर बनाने जा रहे हो तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो 1000 स्क्वायर फीट मतलब 1000 स्क्वायर फीट का तो इजिली इधर से कंक्रीट भी निकल जाएगा, आपका स्टील भी निकल जाएगा, एस्टिमेट कर लोगे कितना खर्चा आएगा दोनों पे। शटरिंग कैसे निकालेंगे, जो आप हमारा वो होगा स्लैब होगी ना, उसका जो एरिया होगा, लगा लो 1000 स्क्वायर फीट का अपना घर है तो कम से कम 800 स्क्वायर फीट की अपनी स्लैब रहती है, क्योंकि अगर वो छोड़ दोगे एरिया तो 800 इंटू 2.40 करोगे, आपको इतनी शटरिंग मतलब इतने स्क्वायर मीटर शटरिंग चाहिए। तो उसको आप कैसे निकालोगे, अगर आप प्लाई की कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी की 2.4 इंटू 1200 की प्लाई है, या प्लेट से कर रहे हो तो वो आप इजिली इधर से निकाल सकते हो, ठीक है। अगला हमारा ब्रिक वर्क, 0.015 MQ पर स्क्वायर मीटर ऑफ प्लान एरिया, मतलब हमारा कितना ब्रिक वर्क लगेगा, अगर हमारा प्लान एरिया 1000 स्क्वायर फीट का तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से, हम इजिली निकाल लेंगे हमारा कितना ब्रिक लगेगा। इसमें हमारा इतने क्यूमी हमें ब्रिक आ जाएगा, आगे आपको 600 MQ हमारी ब्रिक आएगी। तो जो अभी आपको ब्रिक अवेलेबल हो रही होगी इससे डिवाइड करोगे, आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगी। ये हो गया। अभी हो गया अप्रोक्स 0.25 MQ व मोटर, अगर 500 मतलब ब्रिक्स हैं आपकी, ठीक है, 500 ब्रिक, कहीं 500 ब्रिक का काम हो रहा है तो आपको कितना 1 MQ, मतलब 1 MQ आपको उधर माल लगेगा, मतलब अगर 500 ब्रिक का काम हो रहा है 1 MQ आपको माल लगेगा, ठीक है, ठीक है। मतलब ये रह गया हमारा 500, ये जो अगर स्टैंडर्ड ब्रिक रहेगी, अगर आपकी रहेगी जो हमारी लोकल ब्रिक्स आती हैं 175 बाय 75 बाय 75 की, तो लगभग 6 से 700 ब्रिक आपकी लग जाती हैं उसमें, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड ब्रिक रहेगी 190 की तो आपको लगभग 500 ब्रिक 1 MQ में आपकी लगेगी, और उसमें मोटार कितना लग जाएगा, 0.25 MQ आपका मोटार लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी आ गया कंक्रीट, मतलब जो हमारा एरिया होगा, ठीक है, टोटल एरिया कैसे निकालोगे, पहले एरिया बता देता हूँ मैं, टोटल एरिया आप निकालोगे कैसे उसका, मतलब वो लेंगे कैसे, जो हमारा प्लिंथ एरिया होगा, जिस एरिया में हमारा प्लिंथ आ रहा होगा, ठीक है, ये आ गया प्लिंथ एरिया लगभग, अगर आपका घर है प्लिंथ एरिया, और नंबर ऑफ फ्लोर्स, मतलब वो उधर से हमारा एरिया निकल जाएगा कि इतना एरिया है, ठीक है। मतलब प्लिंथ एरिया है आपका 600 और नंबर ऑफ फ्लोर है 2, तो 1200 स्क्वायर फीट आपका आ गया, ठीक है, 1200 स्क्वायर फीट आ गया। तो आपका कितना कंक्रीट लगेगा कमर्शियल बिल्डिंग के, वो कैसे लगेगा, 0.5 इंटू आपका 1200, तो आपको पता चल जाएगा हमारा इतना कंक्रीट कमर्शियल बिल्डिंग के लिए लगेगा। उसका कोफिशिएंट क्या है, 0.5 है, मतलब 0.5 आपका कोफिशिएंट आ गया इंटू एरिया, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए कितना लगेगा, 0.2 इंटू एरिया, ठीक है। ये निकल जाएगा आपको कंक्रीट कितना है, थंब रूल है, मतलब इजिली आप 2 मिनट में इससे निकाल सकते हो। अभी नेक्स्ट है हमारा स्टील, मतलब आपका स्टील कितना लगेगा, जो भी अगर उसमें करना है तो वो कितना लगेगा, जैसे मैं पिछले भी बताया, लेकिन उसमें 4.5 से 4.75 kg पर स्क्वायर फीट ऑफ बिल्ट-अप एरिया रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, और 5 से 5.5 kg फॉर कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, ठीक है, इतना आपको लगता है पर स्क्वायर फीट। अभी फॉर्म वर्क निकालना होगा हमें, तो फॉर्म वर्क कैसे निकालेंगे कि हमारे जो घर है कोई, उसमें कितना हमारा शटरिंग लगेगा, वो कैसे निकालेंगे, 6 टाइम द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, मतलब जितना कंक्रीट है आपका, अगर 600 MQ बिल्डिंग है आपकी, 600 MQ की कंक्रीटिंग की, उसको 6 टाइम कर दोगे आपको, तो आपका 3600 मतलब 3600 स्क्वायर मीटर आपका शटरिंग उसमें होगा, ठीक है। ये थंब रूल है इसके लिए। जहां आपका जो प्लिंथ एरिया है, प्लिंथ एरिया अब आपका 1000 स्क्वायर फीट की आपकी वो है बिल्डिंग,
तो प्लिंथ एरिया भी कितना 1000 स्क्वायर फीट या 900 ले लो, 900 स्क्वायर फीट होगा आपका, ठीक है। तो उसको 2 टाइम कर देंगे, आपको मिल जाएगा कि इतना हमारा शटरिंग उसमें लगेगा। आगे नंबर ऑफ प्लाईज, मतलब अगर आपके पास प्लाई है 2.44 mm इंटू 1.22 मीटर, ठीक है, मीटर बाय मीटर की है, 2.44 मीटर इंटू 1.22 मीटर, मतलब जो हमारी रेगुलर प्लाई रहती है वो कितनी प्लाई लगेंगी उसमें अगर शटरिंग में, तो वो कैसे करेंगे 0.2 मतलब जितने हमारा शटरिंग लगा लो, यहाँ मेरा 3600 आया, तो इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी नंबर ऑफ, मतलब अगर लगा लो 60 प्लाई हमारी इसमें लगेगी। और अगर ऐसे नहीं निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो 0.4 इंटू एरिया, जो आपका एरिया होगा स्लैब एरिया, उधर से इजिली निकाल सकते हो। नीचे आ जाओ, हमारे बैटन कितने लगेंगे 75 mm बाई 40 mm का बैटन है हमारा, तो वो कितने लगेंगे, कैसे करेंगे 19.28 इंटू नंबर ऑफ प्लाई शीट, मतलब जितनी हमारी प्लाई लगी होगी, मतलब मैंने निकाली कितनी 60 नग हमारी प्लाई लग रही है, तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 को, तो हमें रनिंग मीटर में मिल जाएगा हमारा इतने बैटन उसमें लगेंगे। ये हो गया। और हमारे नेल्स कितने लगते हैं, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें F-कॉन में, ठीक है। तो क्या कितने लगेंगे नेल्स 0.22 इंटू टोटल एरिया ऑफ शटरिंग, अगर शटरिंग का 600 स्क्वायर मीटर एरिया है तो उसको 0.2 से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा कि हमारे नेल्स कितने लगेंगे। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो 75 ग्राम नेल्स हैं और 75 ग्राम बाइंडिंग वायर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर के शटरिंग अगर, तो उसमें आपके लगभग 75 ग्राम आपके खील लग जाएंगे और 75 ग्राम बाइंडिंग वायर लग जाएगी और नट बोल्ट लग जाएंगे उसमें, ठीक है, शटरिंग में, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी क्या है, जैसे वो पीछे मैंने बताया कि हमारा शटरिंग ऑयल कैसे, मतलब शटरिंग ऑयल कितना लगेगा 0.065, मैं अभी बता रहा हूँ, ये पहले मैंने क्यों मैं जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियोस में सब डाल चुका हूँ, लेकिन मेरा स्टूडेंट्स का थी कि एक साथ में हमें थंब रूल बताओ कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सा यूज होता है, इसलिए मैं जल्दी में आपको बता रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख सकते हो और दोबारा देख सकते हो इसमें। तो इसका शटरिंग ऑयल निकालने का क्या कोफिशिएंट है 0.065 इंटू टोटल एरिया ऑफ शटरिंग, अगर 600 स्क्वायर मीटर है आपका तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, आप मिल जाएगा कि इतना लीटर आपको ऑयल शटरिंग ऑयल लगेगा, ठीक है। अभी जो 2018 में नॉर्मल घर का क्या है, सिविल वर्क अगर कंस्ट्रक्शन आरसीसी वर्क है उसमें कितना कॉस्ट आता है, लगभग हमारा 900 पर स्क्वायर फीट, मतलब ये नॉर्मल घर अगर बना रहे हो, अगर मतलब बंगलो वगैरह रहेगा तो आपका रेट थोड़ा 1200 से 1400 तक पहुंच जाता है पर स्क्वायर फीट का, ठीक है। तो 900 से पर स्क्वायर फीट है सिविल वर्क, और फिनिशिंग वर्क का कितना है 550 स्क्वायर फीट, मतलब जो फिनिशिंग आएगी उसके बाद लगा लो, दोनों को ऐड करके आपका कितना कोई वही पहुंच गया 1400-1500 स्क्वायर फीट आपको टोटल घर बनेगा, ठीक है। अभी पेंटिंग पे आ जाते हैं, तो पेंटिंग का अभी क्या रेट चल रहा है हमारा मार्केट में 14 से 18 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर स्क्वायर फीट का जो लेयर, इसमें क्या गया था 2 लेयर आप पुट्टी, मतलब 2 लेयर आपकी पुट्टी की आ जाएंगी, 2 लेयर कोट आ जाएगा, तो उसका क्या रेट है 14 से 18 रुपए मार्केट में आपको रेट चल रहा है। इजिली निकाल सकते हो, आपका वॉल है अगर 20 मीटर बाय 10 मीटर का, तो इजिली आप उसको कन्वर्ट करके स्क्वायर फीट में आप रेट निकाल सकते हो और मल्टीप्लाई करके एस्टिमेट कर सकते हो कि कितना आपका खर्च आएगा, ठीक है। नीचे आ गया हमारा फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का क्या रहा है, मार्बल, मतलब मार्बल है जो, उसका क्या रेट चल रहा है 80 रुपए स्क्वायर फीट का, मतलब मार्बल का। और ग्रेनाइट बाथरूम टाइल्स का कितना है 15 से 20 रुपया, ठीक है। तो इजिली आप निकाल एस्टिमेट कर सकते हो, कोई मतलब आपको मार्केट का रेट नहीं पता करना है पहले, जहाँ जो अभी उससे एसओआर से रेट नहीं देखना है, जहाँ कैटलॉग नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, इजिली आप निकाल सकते हो। अगर एरिया निकाल लो 20 से 20 फीट बाय 10 फीट का है, तो डिवाइड कर दोगे, कितना आ गया 20, 100 इंटू 80, आपको मिल जाएगा कि इधर इतना खर्चा हमारा आने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का जो रफ गाइड है, मतलब 50 से 100 रुपए स्क्वायर फीट मटेरियल के लिए और 12 से 28 रुपए लेबर का कास्ट आता है, मतलब टोटल आपका लगभग कोई 60 से 70 रुपए कास्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक का अगर फिटिंग का है, ठीक है, मटेरियल के साथ में, ठीक है। ये हो गया। अब ये है सीमेंट रिक्वायरमेंट, मतलब सीमेंट हमारा कितना कितना लगेगा। तो M10 के लिए कितना लगता है 210 के जी, M20 के लिए 320 के जी सीमेंट, मतलब थंब रूल के हिसाब से, ठीक है। तो M25 के लिए 340 के जी, M30 के लिए 380 के जी, M35 के लिए 410, M40 के लिए 430, M45 के लिए 450 के जी आपका सीमेंट लगेगा, ठीक है। ये थंब रूल है इसके लिए, ठीक है। अभी आ जाओ नीचे, ठीक है। अभी है एंटी ट्रीटमेंट, मतलब जो हमारा कोई भी बिल्डिंग बन रही है फाउंडेशन के बाद एंटी ट्रीटमेंट करवाते हैं, मतलब
क्यों कर पाते हैं कि हमारे जो बाद में टर्माइड उसको एरिया को खराब ना करे। तो केमिकल नेम है क्लोरोफिलोरिक 20%, मतलब ये केमिकल का नेम है। तो इसको यूज कैसे करेंगे, मतलब हमारा कितना आता है, 5 लीटर केमिकल को 95 लीटर आपका पानी है, ठीक है, उसमें 5 लीटर आप वो डालोगे, केमिकल डालोगे अपना, और उसको मतलब यूज कितना करना है, 7.5 पर स्क्वायर, मतलब जो हमारा एरिया लगा लो ये 1000 स्क्वायर, और 7.5 स्क्वायर मीटर में 1 लीटर आपका जाएगा। ये मतलब जो इसका थंब रूल है, मतलब इजिली इसे निकाल सकते हो। और जो हमने यूज करना है उसको मतलब कितना होना चाहिए, डाया मतलब 1 इंच का 25 mm का हमारा होल होना चाहिए, और कितना 1 फुट गहरा 300 mm हमारा गहरा होना चाहिए। तो इतना आपको 7.5 स्क्वायर मीटर पे 1 लीटर आपका जाता है, ठीक है। दूसरा आ गया वाटर प्रूफिंग फॉर वॉल, मतलब वाटर प्रूफिंग के लिए कितना सीमेंट बैग लगता है, 0.23 बैग पर स्क्वायर मीटर, ये याद रखना। और वाटर प्रूफिंग अगर बालकनी या टॉयलेट है उधर कितना जाता है, 0.65 बैग पर स्क्वायर मीटर जाता है हमारा। और अगर संक स्लैब है तो उधर हमारा वाटर प्रूफिंग के लिए कितने सीमेंट बैग लगते हैं, 0.23 बैग पर स्क्वायर मीटर, ये है। अगर टाइलिंग है, फ्लोरिंग है, उधर कितने बैग लगते हैं हमारे, 0.28 बैग पर स्क्वायर मीटर। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये भी, ये वाला भी, ठीक है। ये हो गया, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है। तो ये हमारी हो गया वर्टिफाइड टाइल डैडो, मतलब जो वॉल पे हमारी टाइल आएगी डैडो टाइल, उसमें कितने सीमेंट जाते हैं पर स्क्वायर मीटर, 0.27 बैग हमारे स्क्वायर मीटर में चले जाते हैं। एसीसी ब्लॉक हो गए, 1 स्क्वायर मीटर में कितने ब्लॉक आएंगे, 12.9 नग बैग, ठीक है। और 1 MQ मतलब उसमें कितना पानी डालते हैं हम, 4 लीटर लगभग हमारा पानी उसमें जाता है। और स्लम्प वैल्यू 25 mm से छोटी नहीं होनी, मतलब ज्यादा ही होनी चाहिए 25 mm से, वो हमारी स्लम्प वैल्यू सही रहेगी। और इससे आप मतलब कॉलम का साइज होगा आपके पास, और कितनी % रेनफोर्समेंट है उसमें, वो तो मैं बता दूंगा कैसे कैसे लेनी है, तो उसी पे मैं बताऊंगा सब। मतलब इजिली आप कहीं भी निकाल सकते हो। आप एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे है, मतलब ग्रेड होगा और ग्रेड से ही आप निकाल दोगे कि कितनी कॉलम का लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो और कमेंट करो। जो चीज आपको नहीं पता चलती है वो मैं उसमें जरूर बताऊंगा। इसमें क्या है, जल्दी जल्दी में आपको कुछ चीजें नहीं समझ आएंगी, तो आप कमेंट करो, जो चीज आपको नहीं पता चलती है मैं बताऊंगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम थंब रूल के हिसाब से। तो ये किस चीज पे डिपेंड है, कॉलम साइज फॉर वेरियस मिक्स एंड स्टील, मतलब किस किस पे है। एक मिक्स डिजाइन आपका M15 अगर आप कंक्रीट यूज करोगे तो कॉलम की कितनी स्ट्रेंथ होगी, अगर M20 करोगे, M25 करोगे, 40 करोगे तो उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी लोड बेयरिंग कैपेसिटी, वो आज मैं बताऊंगा। तो दो चीजें हैं, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट, और हम कॉलम में मतलब 0.8 से 1% लेते हैं, इंक्रीज भी होती है, वो लोड पे डिपेंड होती है, लेकिन आप 1% लोगे थंब रूल के हिसाब से तो आप निकाल सकते हो इजिली। तो सबसे पहले निकालते हैं स्टील ग्रेड, अगर आप यूज कर रहे हो FY 415, तो उसमें क्या क्या रहेगा। एक तो पहले आपका कंक्रीट ग्रेड कौन सा यूज कर रहे हो वो, और इसमें आपका फार्मूला रहेगा, इससे सीधा फार्मूला में वैल्यू पुट करोगे आपको मिल जाएगा कि आपका कॉलम एक्सियल लोड कितना बेयर कर लेगा। तो M15 के लिए पहले तो इसमें क्या है, P आपका आ गया, मतलब जो लोड निकालना है कॉलम को बेयरिंग कैपेसिटी निकलेगी, उसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या लेनी है थंब रूल में, 2.7205, और P कितना क्या है हमारा रीइंफोर्समेंट, जो मैंने बताया ये आपने हमेशा 1 रखना है, मतलब 1% ही ले रहे हो, लगभग 1% ही होती है। ये नीचे मैं एक बार दिखा देता हूँ P क्या अपना स्टील परसेंटेज, जो आपको 1 लेनी है। दूसरा है हमारा कांस्टेंट वैल्यू 6, अगर M15 है तो फिर क्या है हमारा B और D, और B क्या है हमारा ब्रेड्थ ऑफ कॉलम, मतलब जो ब्रेड्थ होगी ना आपकी कॉलम की वो ले लेनी है, और D हो गया डेप्थ। और जो वैल्यूज लेनी है आपने सब कितने में लेनी है, MM में, मीटर में कोई वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि ये आपका MM में आएगी वैल्यू। तो ये मिल गया, ये आपको चलेगा 1, और ये हो गया हमारा 6 कांस्टेंट वैल्यू रखनी है। B आपकी विड्थ आ गई कॉलम की, D उसकी डेप्थ आ गई, और उसको डिवाइड कर देना है किससे, 1500 से, तो आपको मिल जाएगा आपका कॉलम का लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। किस चीज के लिए, M15 अगर ग्रेड यूज कर रहे हो, और स्टील कौन सा कर रहे हो, 415 FE 415। अगर M20 करोगे फिर आपका फार्मूला हो जाएगा P = 2.7005, P आपका 1 रहेगा प्लस 8 कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, B आपका सेम वही विड्थ ऑफ कॉलम छोटे वाले की, और D आपकी डेप्थ, मतलब वो कितना लंबा कॉलम है, और डिवाइड बाय 1500 अगर M20 और 415 है। वैसे M25 के लिए भी ऐसे ही रहेगा, P 2.6805, P प्लस 10 कांस्टेंट वैल्यू, BD डिवाइड बाय 1500। M30 के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है।
M35 के लिए भी ये फार्मूला आ जाएगा और वैल्यू P हमारा 1 नहीं रहेगा, B आपका विड्थ आ गई कॉलम की, D डेप्थ आ गई डिवाइड बाय 1500 और M40 के लिए भी यही रहेगा। ये निकल गया हमारा F415 के लिए। एक बार देख लो, अच्छे से नोट कर लो, इसको काम आएगा आपके काफी। ठीक है, वीडियो पॉज करके कर लो क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। F415 के लिए हो गया, F500 के लिए बता देता हूँ। तो अभी हम इसका देख लेते हैं, मतलब स्टील ग्रेड अगर आपका कितना है FY500 और सीमेंट ग्रेड अपना वो वैसे 15 से 40 तक देख लेंगे। और इसका जो एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने का फार्मूला क्या रहेगा, P = 3.29, P अपना 1% ले रहे हैं हम कॉलम के लिए, प्लस 6 BD डिवाइड बाय 1500। B क्या आ गया आपका विड्थ ऑफ कॉलम और D आ गया आपकी डेप्थ ऑफ कॉलम। मतलब B छोटा वाला लेना, मतलब जो आपकी लेंथ ब्रेड्थ, मतलब जो छोटा पार्ट होगा ना आपका कॉलम का, वो लेना है डेविएशन में। M20 में आ गया हमारा P = 3.27 P प्लस 8 BD डिवाइड बाई 1500, ये M20 के लिए आ गया। और स्टील ग्रेड कितना होगा हमारा FY500, ये देखना है। वैसे ही हमारा M25 के लिए कितना आ गया, P = 3.25, P हमारा 1% प्लस 10 BD डिवाइड बाई 1500। M30 के लिए भी सेम रहेगा ऐसे 3.23, P 1 आ गया प्लस 12, B आपका आ गया कॉलम का। मैं एग्जांपल दे दूंगा लास्ट में एक छोटी सी कि कैसे करेंगे। M35 के लिए ये फार्मूला आ गया आपका, M40 के लिए ये आ गया। एक बार अगर आपको ये नोट्स में लिखना है तो एक पॉज करके वीडियो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आ गया FY500 और ग्रेड आ गए उनके हिसाब से। अगर स्टील ग्रेड आपका है FY550, तो इसमें क्या है आपका, मतलब जो कंक्रीट ग्रेड होगा आपने यूज किया M15, M20, M25, वैसे ही इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने का, वो रहेगा आपका P = 3.625 P आपका आ गया 1% क्योंकि हम कॉलम में ले रहे हैं 1%, प्लस 6 VD डिवाइड बाय 1500। मतलब सेम फार्मूला आपका सबके लिए रहेगा, लेकिन जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होंगी वो चेंज करेंगे किसके हिसाब से, एक तो स्टील ग्रेड के हिसाब से कि कौन सा यूज कर रहे हो, दूसरा आपका कंक्रीट ग्रेड। तो M25 के लिए क्या रहेगा हमारा सेम P = 3. मतलब मैं अभी सेम फार्मूला रहेगा, मैं बताऊंगा नहीं, आप वीडियो पॉज करके इसको उतार लो। अभी मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल, मतलब इसका कोई एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि करना क्या है आपको। ठीक है, अगर आपका कॉलम है कोई 300 बाय 300 का और उसकी हाइट है, स्टैंडर्ड हाइट ले लेते हैं 3 मीटर। ठीक है, तो इस आपको चाहिए क्या क्या आपको, मतलब मैं निकालता हूँ। अगर हम यूज करें M25 और फार्मूला क्या है, अगर उस कॉलम को लोड बेरिंग कैपेसिटी कितनी है उसकी वो कैसे निकालेंगे, P = 3.585, P हम ले रहे हैं 1% प्लस 10, B हमारा कितना है 300 और डेप्थ कितनी है उसकी 3 मीटर, मतलब इसको हम ले लेंगे mm में। ये करके उसको डिवाइड कर दो आप, तो आपको मिल जाएगा कि उस कॉलम की लोड बेरिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर मतलब आपको कोई घर बनाना है इन फ्यूचर, मैंने एक पहले वीडियो डाली थी उसमें दिखाया था कि कॉलम कैसे, मतलब स्लैब का कॉलम पे कितना लोड आने वाला है, वो निकाल लो। फिर इस फार्मूले से निकाल लो कि वो कॉलम उस लोड को बेयर कर पाएगा, उसी हिसाब से आप वहां अपना स्टील ग्रेड यूज कर सकते हो। जहां कौन सा ग्रेड यूज करोगे वैसे उसको कॉलम की स्ट्रेंथ आपको पता चल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमारा टॉपिक था कि हम एक्सियल लोड कैसे निकालते हैं, मतलब कॉलम की लोड बेरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं थंब रूल से। कि एक्सकवेशन का थंब रूल क्या रहता है, मतलब थंब रूल के हिसाब से आप किसी भी मतलब एक्सकवेशन का जो फाउंडेशन रहेगी या फुटिंग, इजिली विद इन मिनट आप उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो कि आपका कितना MQ एक्सकवेशन होने वाली है। ठीक है, अगर उसमें कुछ पॉइंट्स है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है थंब रूल फॉर एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो है एक्सकवेशन की क्वांटिटी की। तो आप इजिली मतलब इस थंब रूल से निकाल सकते हो। तो उसमें होता क्या है, मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, एक मतलब जो हमारे साइट पे चल रहे हैं यहाँ उसकी ड्राइंग लेके जाए, एक आधी एग्जांपल ऐसे बताऊंगा जिसमें क्वांटिटी दी हो। तो एक्सकवेशन क्वांटिटी क्या थंब रूल रहता है उसका, जो आपकी एक्सकवेशन क्वांटिटी हो कैसे निकलेगी, 3 इंटू आपकी कंक्रीट क्वांटिटी, मतलब जितना आपका कंक्रीट होगा उस फुटिंग का या उस फाउंडेशन का, उसका तीन गुना आपका एक्सकवेशन होगा। ऐसे आप अगर 1-2 फुटिंग रहेगी, आप इजिली फाउंडेशन रहेगी तो आप इजिली निकाल सकते हो कि इतनी एक्सकवेशन होगी। ठीक है, लेकिन उसका 3 गुना आपको ज्यादा, आपको मतलब जितना आपका कंक्रीट क्वांटिटी होगा उसका 3 गुना आपका ज्यादा एक्सकवेशन होगी। तो एक एग्जांपल ली है इसकी, मैं पहले एक एग्जांपल ऐसे बता देता हूँ, बाकी मैं आपको ड्राइंग से बताऊंगा अच्छे से। तो यहाँ
2 मीटर बाई 1 मीटर की हमारी फुटिंग है और डेप्थ है उसकी 3 मीटर। तो कैसे मतलब इधर मैं थंब रूल बताऊंगा कि थंब रूल हमारा कैसे आता है। तो कंक्रीट क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई, 2 इंटू 1 इंटू 3 आ गई हमारी 6m3। और जो एक्सकवेशन क्वांटिटी आएगी वो कैसे रहेगी, पहले तो मतलब अगर ये है आपका फुटिंग है तो साइड यहाँ पे आपको मिनिमम मतलब 500 तो आपको मिनिमम रखना ही होता है। 500 यहाँ रखोगे सपोर्ट्स के लिए, मतलब जो आप प्रॉप्स मारोगे उसके लिए या जो भी रहेगा उसमें आपको इतना 500 दोनों तरफ छोड़ना ही है। यहाँ भी 500 छोड़ दोगे तो ये आ गया 2 मीटर, 500 यहाँ 500 यहाँ और 2 इंटू 2, चारों तरफ 500 500 छोड़ोगे तो आपका जो टोटल करके क्वांटिटी आएगी वो आएगी 18.6। अगर आप ऐसे देखोगे 6 जो मैंने थंब रूल बताया वो क्या आएगा, 6 इंटू 3 आ गया हमारा 18m3। मतलब 18 आपकी रफ एस्टिमेशन आप निकाल सकते हो, दिखा दो कि आपकी इतनी फाउंडेशन है तो उसकी कंक्रीट उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी होगी। वो तो आपको उसका कंक्रीट क्वांटिटी पता होगा तो आप इजीली उससे निकाल सकते हो आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी आएगी। जैसे हमारी ये ड्राइंग है, मतलब इसका फाउंडेशन है, स्टैटिक फाउंडेशन है, इसकी उन्होंने आरसीसी दी है 24m3। तो इसकी अगर मतलब रफ एस्टिमेशन आप बिना ड्राइंग देख के निकालना है कि आपको कितनी वो होगी आपकी एक्सपेक्टेशन, तो आप इससे सिंपल क्या करोगे 24 इंटू 3, तो जो आएगा उतनी आपकी लमसम मतलब एक्सप्रेशन होने वाली है उस साइड पे। ये अगर 1-2 फाउंडेशन या फुटिंग रहेगी आप इजीली निकाल लोगे, लेकिन बाकी में क्या रहेगा आप सीधा थंब रूल से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज का ये थंब रूल था हमारा एक्सप्रेशन क्वांटिटी पे कि अगर कंक्रीट क्वांटिटी है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपकी इतनी एक्सप्रेशन होने वाली है, और उससे आप रेट मल्टीप्लाई करो तो इजीली एस्टिमेट कर सकते हो कि इतने की हमारी होगी। थंब रूल फॉर डिजाइन ऑफ कॉलम, मतलब कॉलम को डिजाइन करने के लिए जो थंब रूल होता है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि हम कॉलम को थंब रूल से कैसे डिजाइन करेंगे, क्या कंडीशंस देखनी है उसमें, क्या हमें मतलब जब किसी भी कॉलम को डिजाइन करना है तो उसमें क्या क्या चीजें हमें नोटिस करके करनी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मेन 3 चीजें ये हैं जिनके बेसिस पे पूरा मतलब आप अच्छे से कॉलम डिजाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू थंब रूल। ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, मतलब जो घर की कंस्ट्रक्शन रहेगी छोटी मोटी या जो आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी मतलब घर के लिए जहाँ छोटा सा हाउस की कंस्ट्रक्शन में, उसमें आप इजीली थंब रूल से कॉलम को डिजाइन कर सकते हो। मतलब ये स्टैंडर्ड से ही लिया गया क्योंकि जो हमारी पुरानी मतलब थंब रूल कहाँ से बनता है, जो भी हमारी पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई है उनको नजरे में रखते हुए ये थंब रूल बनाया जाता है। ठीक है, जो हमारी पहले कंस्ट्रक्शन में गलतियां हुई हैं या जो मिस्टेक्स हैं उनको देख के या उनके अकॉर्डिंग पूरा थंब रूल से कॉलम डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो थंब रूल में पहले मतलब आपको क्या है, साइज ऑफ कॉलम, मतलब अगर कॉलम को डिजाइन करना है मेन चीज क्या रहती है कॉलम को डिजाइन करने में, उसका साइज। ठीक है, पहला हो गया साइज, और डिस्टेंस दूसरा हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स, मतलब कॉलम्स के बीच में डिस्टेंस। तीसरा आ गया अलाइनमेंट ऑफ कॉलम। ठीक है, ये 3 हो गया। तो मतलब आगे मैं अभी आपको एक एक करके इनके बारे में बताते जाता हूँ। ठीक है, तो अपना जो हमारा वो है कि इसमें से हमारे इंटरव्यूज में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो मैक्सिमम यही क्वेश्चंस आते हैं जो फील्ड के क्वेश्चन रहते हैं। आपके थियोरेटिकल जो आपने कॉलेज वगैरह में पढ़ा है उसमें से थोड़ा आता है, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये मेन टॉपिक्स जो इंटरव्यूज में रहते हैं वो यही टॉपिक रहते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है साइज ऑफ द कॉलम, मतलब साइज ऑफ द, तो पहला पॉइंट है हमारा मिनिमम साइज ऑफ कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 25 mm, 225 mm इंटू 225 mm, मतलब हमारा 9 इंच से छोटा कॉलम की साइज नहीं होना, मतलब उसकी डायमेंशन छोटी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे हो हमारा 9 इंच व 9 इंच का कॉलम है। ठीक है, ठीक है, और हमारा जो मतलब जो कॉलम रहेगा उसमें मिनिमम हमारे बार कितने होने चाहिए, 4 नग, मतलब हर कोने पे एक एक बार होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा सर्कुलर कॉलम रहता है उसमें हमारे मिनिमम कितने बार होने चाहिए, 6 बार हमारे उसमें मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, और जो उसमें मिनिमम डाया का हमारा स्टील रहेगा, जो कॉलम सबसे छोटा मिनिमम साइज कॉलम का डिजाइन करेंगे उसमें हमारा मिनिमम डाया जो यूज होगा वो 12 mm से छोटा नहीं होना चाहिए, और जो उसकी स्ट्रेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 500। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट आ जाओ, हमारा दूसरा पॉइंट है कंक्रीट स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन
20 मेगापास्कल, मतलब जो मिक्स डिजाइन कंक्रीट यूज करोगे वो 20 से M20 से छोटा हमें यूज नहीं करना है। और उसकी रेशियो क्या रहेगी हमारी 1:5, जो हमारी M20 की रेशियो रहती है वो रहेगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आ गया हमारा लैपिंग लेंथ फॉर कॉलम शुड नॉट 48, मतलब हमारी जो लैपिंग लेंथ रहेगी वो 48 इंटू हमारा जितना डाया रहेगा, अगर 12 mm ले रहे हैं उससे छोटा लैपिंग लेंथ हमें नहीं देनी है, ठीक है। लैपिंग लेंथ पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो देख सकते हो आप, ठीक है। उसका लिंक मैं नीचे वीडियो में दे दूंगा, लेकिन जो हमारी मिनिमम रहनी चाहिए 48D, ठीक है। अभी हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम, मतलब कॉलम के बीच में मिनिमम हमें डिस्टेंस कितना देना चाहिए, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में जो हमारे घर मतलब जो नॉर्मल हमें देना चाहिए वो कितना रहता है, कमर्शियल बिल्डिंग हो गई या जो भी कंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें मैक्सिमम 5 मीटर, मतलब 5 मीटर से बड़ा हमें कॉलम के बीच का डिस्टेंस नहीं देना होता है। ये तो डिपेंड करता है कि हमारा लेटरल लोड कैसा है, एक्सियल लोड कैसा है, तो उस पर मेनली डिपेंड करता है कि कितना बीच में होना चाहिए। कई बार क्या होता है बीच में कई विंडो आ रही है जहाँ, तो उसकी वजह से भी कॉलम का डिस्टेंस आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम हमें 5 मीटर से ज़्यादा नहीं देना चाहिए कमर्शियल बिल्डिंग। और जो हमारी डोमेस्टिक घर की रहती है, घर में जो हाउस छोटे बनते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर बनते हैं, उसमें हमारा मैक्सिमम 7.5 मीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको बाई चांस इसको मतलब डिस्टेंस कभी कभार बड़ा करना पड़ रहा है, तो आपकी जैसे ये सेक्शन रहेगी, ये मैंने यहाँ से कोई टॉप व्यू है कॉलम का, तो अगर आपने मतलब इसको लिया हमने 300 mm, अगर आपको ये डिस्टेंस 7.5 है, आपको बाई चांस करना पड़ रहा है 10 ले लो, 10 मीटर करना पड़ रहा है किसी वजह से, तो आपको जो ये कॉलम की ये डेप्थ होगी ये वाली, इसको आप बढ़ा दो, मतलब ये कॉलम का साइज डायमेंशन इसकी बड़ी कर दो, जैसे 450 कर दी, और ये भी आप, ये हमारा जैसे, ठीक है। तो इसको मतलब 300 की जगह 450 कर दो कि अपना मतलब जो लोड सेफली बीम का उस पर ट्रांसफर होके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। अभी ये आ गया हमारा। अभी दूसरा पॉइंट आता है हमारी जो मतलब हमारी G+1 बिल्डिंग होगी, मतलब ग्राउंड फ्लोर, एक स्टोरी टू डबल स्टोरी, तो उसमें आप साइज 9 इंच बाई 12 इंच लेना पड़ेगा उसमें। और अगर 9 इंच 9 इंच 12 इंच, तो मतलब M15 आप यूज कर सकते हो वहां पे कंक्रीट, ये थंब रूल के अकॉर्डिंग है। और अगर आप 9 इंच बाई 9 इंच ही ले रहे हो तो आपको M20 से नीचे नहीं जाना है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी आ जाओ हमारे मतलब जो थंब रूल के हिसाब से, अगर आपको कॉलम का साइज देना है, मतलब अगर 10 स्टोरी की बिल्डिंग है या 20 स्टोरी की बिल्डिंग है या 30 स्टोरी की बिल्डिंग है, तो किस हिसाब से मतलब कॉलम का साइज होना चाहिए एज अकॉर्डिंग थंब रूल, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ 10 स्टोरी की बिल्डिंग है, अगर जो 10 स्टोरी की बिल्डिंग है, 1 से लेके 10 तक जो हमारा कॉलम का साइज रहेगा वो कितना रहेगा 700 बाई 700 mm, मतलब कंटिन्यूसली वही सेम साइज रहेगा एक ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक। अगर 20 स्टोरी की बिल्डिंग हमारा क्या रहेगा, 1 से 7 तक हमारा जो कॉलम का साइज रहेगा वो 750 बाई 750 एज अकॉर्डिंग थंब रूल, ठीक है, 750 बाई 750 रहेगा। और जब 8 से 14 तक रहेगा हमारा, तो वो कितना हो जाएगा 600 बाई 600, मतलब जैसे जैसे बिल्डिंग इंक्रीज होती जाती है, मतलब हाइट में उसका अल्टीट्यूड एलिवेशन बढ़ती जाती है, तो हमारा साइज ऑफ कॉलम कम होता जाता है, ठीक है। तीसरा, अगर 15 to 20 हो जाएगा जब, तो हमारा कॉलम का साइज कितना हो जाएगा 450 बाई 450। वैसे ही 30 स्टोरी की बिल्डिंग अगर, तो हम ग्राउंड फ्लोर से हम कितना स्टार्ट करेंगे कॉलम का साइज 800 बाई 800 एज अकॉर्डिंग टू थंब रूल। और जब 11वीं मंजिल पे पहुंचेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा साइज 650 बाई 650। और जब 21 से 30 तक हमारा मिनिमम कितना लेना होता है हमने 475, ये हमारा मिनिमम है, मतलब मैक्सिमम आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू लोड, वो आपको आर्किटेक्ट या ड्राइंग के हिसाब से हो सकता है, लेकिन एज अकॉर्डिंग टू थंब रूल हम ये साइज मिनिमम लेके चल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये मतलब सिंपल फंड है, आपको मतलब किसी भी कॉलम को डिजाइन करने का ये 3-4 चीजें याद रखनी है। और थर्ड पॉइंट था हमारा अलाइनमेंट ऑफ कॉलम। तो अलाइनमेंट में कुछ नहीं है ज्यादा कि हमें मतलब 2 चीजें याद रखनी है अलाइनमेंट में, जो हम मतलब मैक्सिमम हमें रेक्टेंगुलर कॉलम के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये इजिली मतलब इनमें सेंटर टू सेंटर ग्रिड से हम लेके इजिली इसमें मतलब मिस्टेक करने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। एक ही हो गया। और दूसरा हमारा मतलब जो भी कॉलम हमें एक पैटर्न में
डिजाइन करने चाहिए, मतलब जिग जैग नहीं हो। इससे क्या होगा, हमारी मिस्टेक करने की होने की चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 3 पॉइंट है ये, मतलब इजिली आप किसी भी कॉलम को, इनको पॉइंट को मद्देनजर डिजाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, कि जो वीडियो आज होने वाली है थंब रूल पे, ऐसे आपको पीडीएफ तो काफी मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉपर वे से जो एग्जीक्यूट कैसे करना है वो चीज है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये आपको थंब रूल्स काफी पीडीएफ्स आती होंगी, काफी आपको फ्रेंड से मिल जाएंगी, आपके पेजेस होंगे जो वहां से मिल जाएंगे, लेकिन इनको एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या चीज, वो आपको इस वीडियो में अच्छे से पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लेबर प्रोडक्टिविटी थंब रूल। लेबर प्रोडक्टिविटी क्या हो गया कि आप कोई लेबर लगाते हो, उसको लगाने के बाद वो उतना काम आउटपुट आपको दे रहा है काम करके, वो कितना होना चाहिए। अगर आपने ईंट का काम करवा रहे हो, एक मिस्त्री लगाया, 2 हेल्पर लगाए हैं, कि शाम को कितना काम मैं देखूंगी उतना हुआ है कि नहीं हुआ है, वो होती है लेबर प्रोडक्टिविटी। और आपको अगर कोई भी मतलब एस्टिमेशन करना है तो आप एस्टिमेट कर सकते हो कि मेरे ब्रिक वर्क होने वाला है, हमें इतनी लेबर लगेगी, उसका इतना खर्चा, वो इतना काम करके देगी, इतना खर्चा, और इतने दिन लगेंगे, उसका इतना खर्चा। तो टोटल खर्चा निकल आएगा कि आपका उस काम को कराने में कितना खर्चा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डबल एसी ब्लॉक वर्क। जो डबल एसी ब्लॉक होते हैं, जो आपने देखा ही होगा, जैसे ब्रिक हो गई वैसे डबल एसी ब्लॉक होते हैं। तो 8 इंच की दीवार करनी होगी, तो 10 स्क्वायर मीटर एक मिस्त्री, एक लेबर जो मैन होगा, एक लेबर जो वूमेन होगी, 3 आपको चाहिए। वो कितना मिनिमम होता है ये, बाकी मिस्त्री पे डिपेंड होता है। अगर इतना करके दे रहे हैं तो अच्छा है, इससे बढ़िया करके दे रहे हैं और ज्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। डबल एसी ब्लॉक का अगर 4 और 6 इंच की दीवार है तो वो 8 स्क्वायर मीटर एक मिस्त्री, 2 हेल्पर। ठीक है, अगले ब्रिक वर्क जो 1.25 स्क्वायर मीटर, एक मैसन, एक मैन मजदूर, एक वूमेन मजदूर। वॉल प्लास्टिंग 10 स्क्वायर मीटर करके देंगे, एक मिस्त्री, 1 मजदूर, 1 वूमेन। ये होता है थंब रूल। 10-15 काम को नोटिस किया, उसमें से बना लिया कि इतना मिस्त्री कर रहा है, तो ये हो गया हमारा थंब रूल। ये इससे ज्यादा भी हो सकता है काम, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए अगर देखा जाए तो। आगे एक्सटर्नल सीलिंग का प्लास्टर होगा 8 स्क्वायर मीटर, एक मिस्त्री, 2 हेल्पर। फिर कारपेंटर जो काम कर देगा, एक स्किल्ड होगा और दूसरा उसके साथ हेल्पर होगा, वो 4.5 स्क्वायर मीटर आपको काम करके देना चाहिए। अगला बार बेंडर है, 2500 kg अगर वो बाइंडिंग करता है जहाँ काट के बांध के, तो एक स्किल्ड और अनस्किल्ड चाहिए। अगर टाइल वर्क है 10 स्क्वायर मीटर, एक मिस्त्री, एक मजदूर। पेंटिंग वर्क है 700 स्क्वायर फीट, पेंटर स्किल्ड। इमल्शन 700 स्क्वायर फीट, फिर पुट्टी 600 स्क्वायर फीट, प्राइमर 800 स्क्वायर फीट। आगे बढ़ते हैं। हाउस कंस्ट्रक्शन के थंब रूल जो है, कंक्रीट देखो क्या होता है, आपका घर पे कंक्रीट कितना है अगर आपको एस्टिमेट करना हो, तो अगर आप आरएमसी मंगा रहे तो एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि हमारा 4 से 5 हजार रुपए में M20 का माल, M20 या M30 का माल मिलेगा। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना खर्चा आएगा। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका प्लान एरिया होगा, जितने में आपका घर बन रहा है, 1000 स्क्वायर फीट का घर बन रहा है, 1000 इंटू 0.04 आपको मल्टीप्लाई कर देना, आपको लग जाएगा कि आपका इतने M³ कंक्रीट लगने वाला है। अगर उतना M³ का कंक्रीट निकल गया, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 4000 से, तो आपका टोटल खर्चा आ जाएगा कि कंक्रीट पे कितना खर्चा आने वाला है। अगर स्टील की बात करें तो 3.5 से 4 kg पर स्क्वायर फीट हमारा स्टील लग जाता है नॉर्मल घर में। अगर कमर्शियल बिल्डिंग है 5 से 6 kg लग जाता है। अगर शटरिंग की बात करते हैं तो क्या करना है, 2.0 to 2.05 इंटू द प्लान एरिया ऑफ द स्लैब। तो जो भी स्लैब का एरिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 2.40 से, तो आपको मिल जाएगा आपका शटरिंग कितने आने वाला है। अगर हम फॉर्म वर्क की बात करते हैं, पूरा आपको मैं क्लियर करता हूँ, तेल कितना लगना है, खिल्ला कितना लगना है, जहाँ बाइंडिंग वायर कितनी लगनी है वो भी निकाल लेते हैं। प्लाईवुड कैसे लगेगी हमारी, अगर शटरिंग की बात करें हम, शटरिंग का टोटल अगर ये होता है थंब रूल, मतलब लमसम खर्चा निकालना, तो 6 इंटू क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। अगर जितनी क्वांटिटी आई होगी घर की कंक्रीट की, क्वांटिटी कैसे निकालेंगे घर की कंक्रीट की, वो हमने यहाँ निकाल दी 0.40 इंटू प्लान एरिया। फिर उसको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपका शटरिंग का आ जाएगा कि इतनी स्क्वायर मीटर हमारी शटरिंग लग रही है। आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ प्लाईवुड कितनी लगेगी, क्या करना है, देखो हमारा प्लाईवुड का साइज क्या होता है, 2.44 m इंटू 1220 mm या 1.22 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको, 0.22 जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको, जितनी आपकी शटरिंग आई होगी तो उतनी आपकी प्लाई आएगी। ठीक है, एक दूसरे लिंक का ये निकालना आ जाएगा आपको। फिर बैटन की बात करते हैं तो बैटन को कैसे करना है, क्या करना है, 19.82 इंटू जितनी हमारी प्लाई शीट आई होंगी, प्लाईवुड आई होंगी, उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 19.82 से, तो आपकी बैटन की और निकल जाएगी क्वांटिटी। शटरिंग ऑयल की कैसे निकालते हैं, 0.065 से मल्टीप्लाई करना है
किसको? टोटल एरिया ऑफ द शटरिंग, जितना एरिया शटरिंग का होगा स्लैब का। फिर नेल का क्या करना है, जो आपका होगा 0.22 इंटू टोटल एरिया ऑफ शटरिंग। शटरिंग कितना हो रहा है, जैसे हमारा यहाँ शटरिंग कैसे निकला होगा, ऊपर नहीं देख रहे, जैसे 6 इंटू क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, वो शटरिंग का एरिया निकला होगा। बाइंडिंग वायर कितना लगेगा, 75 ग्राम पर स्क्वायर मीटर आपका बाइंडिंग लगेगा। अभी ब्रिक वर्क का हम बात करें तो इसका मैं क्लियर करता हूँ पूरा आपको। पहले नीचे पहले एंटी टर्माइट, अगर जो हम वो करते हैं, जो कीड़े वगैरह रहते हैं फुटिंग में, फुटिंग के डिटोराइड ना करते, उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसका जो केमिकल होता है उसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिरिफोक 20%। तो इसको क्या करते हैं हम, 95 लीटर हमारा पानी होता है, बाकी उसमें 5 लीटर हम ये केमिकल डालते हैं। और इसको यूज कैसे करना है, आपको 7.5 स्क्वायर मीटर, मतलब अप्रोक्स 8 स्क्वायर मीटर पे आपको 1 लीटर छिड़काव कर देना है, ऐसे इसको यूज करना है। इसके हिसाब से हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। आगे जो होता है फ्लोरिंग थंब रूल, देखो जो मार्बल की फ्लोरिंग होती है उसमें पर स्क्वायर मीटर कितने सीमेंट बैग लगते हैं, 0.3। फिर मार्बल स्कर्टिंग में 0.025 बैग पर RMT। स्कर्टिंग क्या हो गया, हमारा जो रनिंग मीटर में यूज होता है। फिर मार्बल की जो ग्लेडिंग होती है उसमें 0.27 बैग पर स्क्वायर मीटर। टेरेस फ्लोरिंग 0.3 बैग पर स्क्वायर मीटर। मैंगलोर टाइल 0.35 बैग पर स्क्वायर मीटर। जो गैरोनिलिथिक फ्लोरिंग होती है 40 mm वाली, उसमें 0.3 बैग पर स्क्वायर मीटर। और जो 20 mm वाली होती है उसमें हमारी 0.25 बैग पर स्क्वायर मीटर। वाटर प्रूफिंग की बात करें, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसे। वाटर प्रूफिंग अगर हम संक स्लैब है, कोई हमारी संक है, उसमें हमारा 0.25 बैग पर स्क्वायर मीटर। वॉल है 0.25 बैग पर स्क्वायर मीटर। अगर वाटर प्रूफ टॉयलेट है 0.63 बैग पर स्क्वायर मीटर। सेरेमिक टाइल्स हैं 0.3 बैग पर स्क्वायर मीटर। बैटरफाइल टॉयल है 0.28 बैग पर स्क्वायर मीटर। और डेडो है और क्रेमिक डेडो है तो 0.25 बैग पर स्क्वायर मीटर हमारा यूज होगा। फिर हम बात करते हैं जो हमारा परसेंटेज कितनी लगानी होती है स्टील की, अगर हम किसी को डिजाइन करेंगे तो अगर स्लैब है तो 0.81 से लेके 1% तक आप वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जो भी वॉल्यूम निकालना है आपको स्लैब का, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, तो आपका इतना केजी स्टील उसमें लगेगा। बीम में कितना, 2 से 2.5% वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अगर देखो 5 m³ हमारा स्लैब में माल लग रहा है, जब बीम में लग रहा है, इधर बीम निकाल रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो आपको 10 आ गया। तो उसी हिसाब से आपको उसमें स्टील यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, फिर आप बात करते हैं हम कॉलम की। तो कॉलम में आपको कितना यूज करना है, 2.5 इंटू 3 टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। इसमें टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, टोटल जितना भी होगा उसी हिसाब से। फुटिंग में 0.8% से 1 टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अगर मिक्स डिजाइन की बात करें, जो M15 हमारा M5 रहता है, अगर 1:5:10 है, M5 इधर से आपको रेशो का भी क्लियर हो जाएगा। तो क्वांटिटी कितनी लगेगी सीमेंट की, 1 m³ में 2.82 बैग लगेंगे। कोर्स एग्रीगेट लगेंगे 0.98 m³ और फाइन एग्रीगेट लगेंगे 0.49 m³। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। M7.5 है, उसमें 2.45। जैसे आप सामने देख रहे हो, आप क्लियर हो जाएगा इसको। आपको अगर ये PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप खुद जाके पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर ब्रिक वर्क है हमारा, जैसे मैंने बताया ब्रिक वर्क का बाद में बताऊँ, 9 इंच की अगर बाल है हमारी, तो उसमें सीमेंट क्वांटिटी लगती है कितने, 26 बैग। अगर 5 इंच की उसमें लगते हैं हमारे 6.32 बैग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ये थंब रूल थे, अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हो। थैंक यू गाइस।